हाय एवरीवन। सो फाइनली अब आगे बढ़ते हैं हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरिस्टोटल। तो इससे पहले एरिस्टोटल मैंने आपको पढ़ाया है वैसे, बट दोज वीडियोस, दोज लेक्चर्स वर रियली ब्रीफ। अभी हम एरिस्टोटल को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। इनफैक्ट कंपेयर टू द अदर लेक्चर्स, आप नोटिस भी कर रहे होंगे कि अभी जो लेक्चर्स आपके सामने आ रहे हैं वो ज़्यादा डिटेल्ड हैं। इनफैक्ट इन लेक्चर्स को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, अगर आप जो किताब है जो आपको प्रोवाइड की गई है, अमेज़ॉन पे भी लिस्टेड है, अगर आप वो फॉलो करते हैं तो आपको हर एक चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। Anyways, let's start with our topic. देखिए, एरिस्टोटल को हम फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं। एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है, एट द सेम टाइम फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। इनफैक्ट जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का टॉपिक पढ़ेंगे तब वहाँ पर भी आप देखेंगे कि एरिस्टोटल का मेंशन होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट पॉलिटिकल साइंस का फादर कहा जाता है। सो इन अ वे वी कैन से दैट ही इज द फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट। एंड बिकॉज ऑफ दैट एरिस्टोटल की जो पोजीशन है पॉलिटिकल साइंस में, स्पेसिफिकली इन द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, वो बहुत ही यूनिक पोजीशन है। यानी कि अगर हम प्लेटो को देखते हैं, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है इस बारे में, तो प्लेटो मेनली यूटोपिया को पोर्ट्रे करते हैं। प्लेटो के जो आइडियाज़ थे वो आप कह सकते हैं अनरियलाइजेबल थे, और इसी वजह से हम प्लेटो के बारे में ये भी चीज़ कहते हैं कि जहाँ प्लेटो पॉलिटिकल आइडियलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, वहीं एरिस्टोटल पॉलिटिकल रियलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। सो देयर इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट difference between both of them. So when it comes to Plato, we say political idealism. That means when you focus on what ought to be, right, and politics point of view से अगर देखा जाए तो Plato is an idealist, Aristotle भी एक idealist है, but on the scale of comparison प्लेटो एंड एरिस्टोटल के मुकाबले आप ये कह सकते हैं कि एरिस्टोटल इज मोर ऑफ अ रियलिस्ट। ठीक है, तो इसीलिए जब एरिस्टोटल और प्लेटो को कंपेयर किया जाएगा तो आपको ये चीज़ बोलनी है कि एरिस्टोटल इज मोर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म, राइट। यानी कि जहाँ प्लेटो कोशिश करते हैं कि एक आइडियल स्टेट बनाया जाए जो कि फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हो, वहीं एरिस्टोटल इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम एक्चुअली में फंक्शन कैसे करता है। क्योंकि इनका ये मानना था कि पॉलिटिक्स को साइंटिफिकली स्टडी किया जाना चाहिए, पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व किया जाना चाहिए, कंपेयर किया जाना चाहिए, एनालाइज किया जाना चाहिए, रादर देन द इमेजिनेशन। तो इसीलिए प्लेटो के केस में आपको जो भी टॉपिक्स या जो भी हमने थ्योरीज पढ़ी हैं, दोज आर मोस्टली इमेजिनेटिव। जो भी इनके आइडियाज़ थे, ठीक है, कोई भी रियलिटी के क्लोज नहीं था। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एरिस्टोटल, क्योंकि ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन और एनालिसिस के बेसिस पे सारे अपनी थ्योरीज इन्होंने दी हैं, दैट्स वाई इनको फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी कहा जाता है। क्योंकि आप देखेंगे कि कैसे एरिस्टोटल ने प्लेटो का जो यूटोपिया था उसको डिसमेंटल करके एक प्रैक्टिकल साइंस ऑफ गवर्नमेंट जो है प्रपोज किया। तो एरिस्टोटल का कंसर्न ये था कि देखिए, जो बेस्ट पॉसिबल स्टेट है वो हमें फॉलो करना है। सिंपल सी बात है, आप अगर एक स्केल में देखते हैं, इमेजिन कीजिए कि दिस इज द आइडियल स्टेट विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव। तो प्लेटो का ये कहना था कि दिस इज़ व्हाट वी शुड बी एमिंग एट, हमें एक आइडियल स्टेट बनाना है, एक परफेक्ट स्टेट बनाना है। लेकिन
एरिस्टोटल कहते हैं कि इसको अचीव करना बहुत ही मुश्किल होगा, आइडियलिस्टिकली अगर देखा जाए तो, एंड दैट इज़ वाई इनका ये कहना था बहुत ही सिंपल कि इफ़ वी कैन नॉट अचीव परफेक्शन, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई स्टेप ही नहीं उठाएंगे। अगर एट द मोमेंट स्टेट की कंडीशन यहाँ पर है, वी शुड बी डूइंग सम प्रैक्टिकल स्टेप्स, कुछ ऐसे रीजनेबल रैशनल स्टेप्स हमें उठाने चाहिए जो बेस्ट पॉसिबल तो हो सके। यानी कि अगर आप इस समय पे स्केल पे यहाँ पर खड़े हो, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप एकदम परफेक्शन अचीव नहीं कर सकते हो तो आप गुड के लिए भी ट्राई ना करें। सो इट्स समथिंग लाइक कि आप बेस्ट को तो टारगेट कर ही रहे हैं, लेकिन वो अचीव करना मुश्किल है। बट मॉडरेशन में ये जो चीज़ होती है विच इज़ गुड, विच इज़ इन द मॉडरेशन, आप देखेंगे कि गोल्डन मीन जो है ये प्रपोज करते हैं एरिस्टोटल इसी वजह से। सो ये सारी चीज़ें जो हैं आपस में लिंक्ड है। सो यही कारण है कि एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, एरिस्टोटल को फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स कहा जाता है, एंड फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी कह सकते हैं। एट द सेम टाइम हम एरिस्टोटल को फाउंडर ऑफ एम्पेरिकल पॉलिटिकल एनालिसिस भी कह सकते हैं। वी कैन कॉल हिम एज, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू, 1 second. All right, so we can call it as founder of empirical political analysis. So just remember, he's the father of political science, he's the first political scientist, he's the father of comparative politics and the founder of empirical political analysis, because analysis करने की ये बात करते हैं। अब एरिस्टोटल को लेकर के बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो अपनी कमेंट्री देते हैं। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कमेंट्री हमारे लिए जो आती है वो है प्रोफेसर मैक्सी की, और जो कि कहते हैं कि एरिस्टोटल इज द फर्स्ट साइंटिस्ट, ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट इन पॉलिटिकल थॉट। ठीक है, अब जब हम बात कर रहे हैं कि पॉलिटिकल रियलिज्म क्या है, क्योंकि आगे जाकर के एक रियलिज्म हमें मैकियावेली में भी देखने को मिलेगा, तो जिस पॉलिटिकल रियलिज्म की बात यहाँ हो रही है, एरिस्टोटल के कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, उसका मतलब होता है कि जब आप पॉलिटिक्स को ऐसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो जैसे कि वो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, सो यू अंडरस्टैंड इट हाउ इट एक्चुअली एग्जिस्ट रादर देन हाउ इट ऑट टू बी। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप कंपैरिजन करोगे, एनालिसिस करोगे, आप ऑब्जर्व करोगे पॉलिटिक्स को, उसको कहते हैं पॉलिटिकल रियलिज्म। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एरिस्टोटल की पॉलिटिकल फिलॉसफी अगर आपने समझ ली तो आपको बाकी सारी जो चीज़ें हैं, बाकी सारी जो थ्योरीज हम आगे पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। सो टू अंडरस्टैंड हिज पॉलिटिकल फिलॉसफी, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द एनवायरनमेंट इन विच ही लिव्ड। क्या पॉलिटिकल कंडीशंस थी उस टाइम पे, क्या उस समय पे आपको पता है ग्रीक सिटी स्टेट एग्जिस्ट करता था, वहाँ किस तरीके के एक्सपीरियंसेस थे। जैसे कि हमने पहले भी ये चीज़ पढ़ी है,
प्लेटो के टाइम पे कि कैसे जो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एग्जिस्ट करते थे, कैसे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी हुई थी, कैसे क्लास स्ट्रगल एग्जिस्ट करता था। और इसी वजह से आप देखेंगे कि कैसे आगे जा कर के देयर वाज अ डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेसी। और ये भी कारण है कि फॉर एरिस्टोटल ये कहते हैं डेमोक्रेसी के बारे में कि दैट इज़ अगेन नॉट अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जब हम इनकी थ्योरी ऑफ स्टेट पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आगे पढ़ेंगे डिटेल में, तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है इस लेक्चर में, इंट्रोडक्शन टू एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने ये सारी जो कंडीशंस उस समय पे एग्जिस्ट कर रही थी, इनको ऑब्जर्व किया एंड देन कंक्लूड किया कि पॉलिटिकल फिलॉसफी जो है इट शुड नॉट रिमेन कन्फाइंड टू द आइडियल थ्योरीज। उसको हमें वैसे पढ़ना ज़रूरी है जैसे वो एग्जिस्ट करती है। यानी कि प्लेटो के कंपैरिजन में, प्लेटो जो कि परफेक्ट स्टेट पे फोकस करते थे, एरिस्टोटल का फोकस था स्टेबिलिटी लाने पे। एरिस्टोटल का फोकस था प्रैक्टिकल गवर्नेंस में, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस पे, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट्स कैसी हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं, उनको ऑब्जर्व करना, उनको कंपेयर करना, उनको एनालाइज करना। इसीलिए आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि इन टोटल 158 कॉन्स्टिट्यूशंस हैं जो एरिस्टोटल ने बेसिकली कंपेयर किए और उसी के बाद अपनी सारी जो थ्योरीज हैं, अपनी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस थी वो सामने रखी। So let's dive deeper into first of all the life of Aristotle. Okay, so when we talk about the life of Aristotle, इनकी लाइफ टाइम का एक स्किल बना लेते हैं, ठीक है। सो ही वॉज बॉर्न इन 384 BCE, ठीक है। आपको मैंने पहले भी बताया था, कभी भी किसी थिंकर को आप पढ़ते हैं तो उनकी टाइमलाइन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सो 384 BCE में, एंड देन इम्पॉर्टेंट आपको उसके बाद पता होना चाहिए कि वेयर ही वॉज बॉर्न, राइट। ऐसा नहीं है कि कोई आपसे सवाल पूछेगा अबाउट दिस, बट जस्ट फॉर जनरल नॉलेज यू शुड स्टिल नो। अब ये जगह कहाँ है? ये बेसिकली मैसेडोनिया में है, ठीक है। तो जो एरिस्टोटल के फादर थे, ही वॉज अ रॉयल फिजिशियन, जिसकी वजह से एरिस्टोटल जब बड़े हो रहे थे तो अपनी लाइफ में ही वॉज एक्सपोज टू बायोलॉजिकल साइंस। अब ये जो बायोलॉजिकल साइंस की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, इसका डायरेक्ट आपको लिंक मिलेगा इनके थ्योरी ऑफ स्टेट में, क्योंकि जब एरिस्टोटल स्टेट की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक स्टेट की बात करते हैं, कहते हैं कि स्टेट इज लाइक अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, राइट। तो आपको पता है कि बायोलॉजी में भी आप ऑर्गेनिजम्स और जो भी लिविंग थिंग्स होती हैं उस पर मेनली स्टडी की जाती है। सो अल्टीमेटली उसका लिंकेज आपको यहाँ से देखने को मिलेगा कि क्योंकि इनके फादर एक रॉयल फिजिशियन थे, ही वॉज एक्सपोज टू बायोलॉजिकल साइंस, और जो डॉक्टर्स होते हैं, जो फिजिशियंस होते हैं, वो अपने जो मरीज़ होते हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं। दैट्स वाई वो नेचुरली ऑब्जर्वेशन, क्लासिफाई करना किसी डिजीज़ को, सिम्टम को, तो क्लासिफिकेशन जैसी चीज़ें भी आई हैं नेचुरली, एंड एट द सेम टाइम एक साइंटिफिक थिंकिंग जो है यहाँ से इनकी आई, ठीक है। तो जैसे प्लेटो की कंडीशंस थी, जिन्होंने प्लेटो की पर्सनालिटी को फॉर्मुलेट किया एंड अकॉर्डिंगली प्लेटो ने उसके बेसिस पे थ्योरी दी, बिल्कुल वैसे ही एरिस्टोटल के केस में भी हुआ है, राइट। तो ये सारी चीज़ों ने आगे जाकर के इन्फ्लुएंस किया है एरिस्टोटल को, जिसकी वजह से जो इनकी पॉलिटिकल मेथडोलॉजी है ऑब्जर्वेशन की, साइंटिफिक, जिसकी वजह से हम इन्हें कहते हैं कि ही इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, वो यहाँ से ही इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है। तो अर्ली स्टेज में कुछ ऐसा हुआ। अब आगे अगर हम बात करें तो एट द एज ऑफ 18, तो मान लेते हैं कि दिस इज़ वेयर ही वॉज 18 ईयर्स ओल्ड, यहाँ पर वो ज्वाइन करते हैं
प्लेटो की एकेडमी, क्योंकि ये थे प्लेटो के स्टूडेंट। सिंपल। तो प्लेटो की एकेडमी यहाँ पर इन्होंने ज्वाइन की और उसके बाद जो है ऑलमोस्ट 20 years तक ही वॉज लर्निंग ऑल दैट स्टफ। सो ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय प्लेटो, लेकिन धीरे धीरे करके प्लेटो के आइडियाज से ग्रेजुअली इन्होंने अपने खुद के इंडिपेंडेंट आइडियाज भी डेवलप किए। उसका कारण ये है कि ऑब्जर्व बहुत करते थे ये, राइट। तो आप देखेंगे क्योंकि प्लेटो जो है एरिस्टोटल के टीचर थे, यही कारण है कि एक बार तो एरिस्टोटल ने ये चीज़ भी डिक्लेयर की थी कि आई लव प्लेटो बट आई लव ट्रूथ मोर, कि मुझे प्लेटो से बहुत मतलब रिस्पेक्ट है, बहुत प्यार है, लेकिन बावजूद उसके जो सच है, जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, मैं उससे ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो ये जो स्टेटमेंट है ये कहीं ना कहीं एरिस्टोटल की लाइफ में सिंबलाइज करती है कि कैसे एरिस्टोटल में एक विलिंगनेस थी दैट ही वाज इवन रेडी टू क्रिटिसाइज हिज ओन टीचर। ठीक है, आगे जाकर के लेटर ऑन हम देखेंगे कि जब प्लेटो की डेथ हो जाती है तो एरिस्टोटल जो है वो संभालते हैं इनकी एकेडमी को, एंड इवेंचुअली जो है आप देखेंगे कि ही बिकम्स द ट्यूटर। अब ये टीचर बन जाते हैं कुछ टाइम के बाद, और ये ट्यूटर किसके बनते हैं? अलेक्जेंडर द ग्रेट के। अब हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से अगर ये देखा जाए तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट है यहाँ पर। तो क्योंकि ये अलेक्जेंडर द ग्रेट के टीचर बनते हैं तो यहाँ से इनको डायरेक्ट एक्सपोजर मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन का, किंगशिप का, गवर्नेंस का, डिप्लोमेसी का, और यहीं से फिर क्योंकि ये इनके साथ विजिट करते हैं तो अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, अलग अलग जो आप कह सकते हैं छोटे छोटे सिटी स्टेट्स थे, उनको फिर इन्होंने ऑब्जर्व किया, स्टडी किया, कंपेयर किया, एनालाइज किया, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट he was able to propose his theories। और आगे जाकर के in the year of 335 BCE, इस ईयर में ये अपना खुद का जो स्कूल है या एकेडमी है जिसको हम कहते हैं लीसियम, ये इन्होंने एस्टैब्लिश किया। और आगे जाकर के ये जो लीसियम है ना, दिस बिकेम अ सेंटर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड पॉलिटिकल स्टडीज एज वेल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत थी। तो जब हम कहते हैं प्लेटो के बारे में कि ही इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी, ठीक है, तो आप अगर इन दोनों को कंपेयर करें, वहीं एरिस्टोटल हैं, एरिस्टोटल इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो जब आप पॉलिटिकल फिलॉसफी की बात करते हैं तो पॉलिटिकल फिलॉसफी में आपको याद होगा कि ज़्यादातर जो प्लेटो थे वो फोकस करते थे फॉर्म पे, मैटर पे फोकस नहीं करते थे, एंड दैट इज़ वाई इन्होंने मैटर को सेपरेट देखा है आइडिया से। उनके लिए आइडिया ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ करता था, और यही कारण है कि प्लेटो एज अ फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी परफेक्ट स्टेट के ऊपर फोकस करते थे। एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग आइडियल स्टेट इनका एक एम था, और प्लेटो का मानना था इसीलिए कि जो रूलर्स होते हैं उन्हीं के पास में एक स्पेसिफिक टाइप की नॉलेज होती है जो और किसी के पास में नहीं होती है, और ये इसीलिए कहते हैं कि लाइफ कैन नॉट बी लिव्ड विदाउट द सैक्रिफाइस टू प्योर लॉजिक, एंड दैट्स वाई इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी हम कहते हैं। लेकिन एरिस्टोटल को तो नहीं कहते, एरिस्टोटल को हम कहते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। उसका कारण ये है कि जब एरिस्टोटल बात करते हैं तो थोड़ा प्रैक्टिकलिटी में जाते हैं, और इसीलिए एरिस्टोटल कहते हैं कि नहीं, फॉर्म यानी कि आइडिया और मैटर दोनों ही इम्पॉर्टेंट है, और दोनों सेपरेट नहीं है, दोनों एक ही चीज़ में है। एग्जाम्पल के तौर पे इफ़ यू सी दिस सीड, राइट, तो आपको पता है कि आगे जाकर के ये पेड़ बनेगा इस बीज से, राइट। तो आइडिया यही है कि इसी सीड से आगे जाकर के पेड़ बढ़ेगा, लेकिन
आप ये तो नहीं कह सकते कि मैटर में ये अपने आप को चेंज नहीं कर, द फॉर्म विल चेंज, द आइडिया विल डेफिनेटली ग्रो। सो ये कहते हैं कि हर चीज़ इमिनेंट है, यानी कि उसी के अंदर इनहेरेंट है। एग्जाम्पल के तौर पे व्हेन आई ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, राइट, आई जस्ट ड्रू एन एप्पल, तो आपको पता है कि क्योंकि आपने एप्पल देखा हुआ है तो आपको आइडिया है, तो फॉर्म और आइडिया एक्चुअली में लिंक्ड है, ठीक है। तो वो मैटर का ही पार्ट है, आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते हो। इसीलिए परफेक्शन से ज़्यादा जो बेस्ट प्रैक्टिसेबल स्टेट होता है, हमें उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है। और इसीलिए इनका ये कहना था कि जो रूलर्स हैं उनको कोई स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए कॉमन सेंस ही काफ़ी है। इस दुनिया में जो भी नॉलेज है वो विजडम इम्पॉर्टेंट है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप किंगडम ऑफ गॉड से कोई स्पेशल नॉलेज लेके आए हो तभी एक रूलर बन सकते हो। अगर आप कॉमन सेंस फॉलो करते हैं और आपको इस दुनिया की समझ है, आप वो रैशनैलिटी के साथ में, विजडम के साथ में जो है डिसीजंस ले सकते हैं। एंड साथ ही साथ ये कहते हैं कि लाइफ शुड नॉट बी फ्रोजन इनटू फिलोसफिकल एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि हर चीज़ के पीछे सिर्फ आप आइडिया पे फोकस नहीं कर सकते हो, वी हैव टू बी प्रैक्टिकल अबाउट इट, राइट। तो इनका ये कहना था, एंड दैट इज द रीजन आप देखेंगे कि कंपेयर टू अ फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, हाउ प्रैक्टिकल, हाउ साइंटिफिक एंड ऑब्जर्वेशनल आप कह सकते हैं कि इनकी बेसिकली थिंकिंग है। दैट्स द रीजन व्हाई वी कॉल हिम द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एरिस्टोटल की लाइफ में कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए, अब आगे थोड़ा सा हम समझते हैं एरिस्टोटल के ऊपर इन्फ्लुएंसेस कहाँ कहाँ से आए हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेम इन्फ्लुएंसेस हमने प्लेटो के टॉपिक में भी डिस्कस किए थे, राइट। तो सबसे पहले जो इन्फ्लुएंस था वो था इनके फादर से। As a child, he was basically exposed to all these things. His father was a royal physician. तो क्योंकि इनके फादर का एक मेडिकल प्रोफेशन था, एरिस्टोटल ने वहीं से एक साइंटिफिक एटीट्यूड अपनाया है, वहीं से उठा है, एंड दैट्स व्हाई ही वाज इंटरेस्टेड इन क्लासिफिकेशन। और आप देखेंगे कि आगे जाकर के ये कॉन्स्टिट्यूशंस को क्लासिफाई करेंगे, कहेंगे कि 6 टाइप्स के कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं, एंड यहीं से इनकी जो हैबिट है ऑब्जर्वेशन की, इनके फादर से ही आई है, ठीक है। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई ही कंपेयर्स द स्टेट विद एन ऑर्गेनिज्म, इसीलिए ये एक ऑर्गेनिज्म से स्टेट को कंपेयर करते हैं, या फिर कहते हैं कि जैसे स्टेट अगर एक ऑर्गेनिज्म है तो जो इंडिविजुअल है स्टेट के अंदर में इज लाइक एन ऑर्गन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इमेजिन दैट। सो विच मीन्स कि स्टेट एंड इंडिविजुअल आपस में कनेक्टेड हैं। एक चीज आप ध्यान रखिएगा, राइट, आपने प्लेटो के में भी पढ़ा है ये चीज, वी हैव डिस्कस दैट। हालांकि प्लेटो के केस में जो है इंडिविजुअलिज्म बिल्कुल भी नहीं था, रादर स्टेट का ही था। ये भी एक आइडियलिस्ट ही हैं एट द एंड ऑफ द डे एरिस्टोटल, बट यू शुड नो कि यहीं से जो ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट है एरिस्टोटल की वो आती है। इसके अलावा इनका इन्फ्लुएंस ये हुए हैं जो भी उस समय की पॉलिटिकल डिसऑर्डर था, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही थी, तो उस समय पे एरिस्टोटल ने काफ़ी फैक्शनल स्ट्रगल देखे हैं, वीक गवर्नेंस स्ट्रक्चर देखा है। यही कारण है कि आगे जाकर के इन्होंने यही कहा था कि पॉलिटिक्स के लिए हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की ज़रूरत है, आइडियलिस्टिक ड्रीम्स की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ एरिस्टोटल वॉज वेरी हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रीक कल्चर। अब ग्रीक कल्चर में क्या है, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन फॉर यू फर्स्ट। ग्रीक कल्चर, देखिए एरिस्टोटल का स्ट्रांगली ये मानना था कि जो ग्रीक सिविलाइजेशन है वो है सुपीरियर सिविलाइजेशन, राइट। और यही कारण है कि इसी वजह से
आगे जाकर के ये स्लेवरी को सपोर्ट करते हैं। इनकी थ्योरी ऑफ स्लेवरी भी हम देखेंगे, और यही कारण है क्योंकि ये अपनी सिविलाइजेशन को सुपीरियर मानते हैं, इसीलिए लिमिटेड सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है ये प्रपोज करते हैं। अब ये भी ऐसे ही लिंक्ड है, और यही कारण है कि जो भी नॉन ग्रीक्स थे उनको एरिस्टोटल बेसिकली इंफीरियर मानते थे, कि वो नीचे हैं ग्रीक सिविलाइजेशन के। हालांकि इस पॉइंट को अगर हम देखें तो इसको आज के समय पे मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत ही ज़्यादा हेविली क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि लोग फिर ये कहते हैं कि जो एरिस्टोटल थे ये बेसिकली एथनोसेंट्रिक थे। एथनोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है कि अपनी ही एथनिसिटी को, अपनी आइडेंटिटी को सेंटर पे रख के उसको सुपीरियर मानना और सामने वाले को इंफीरियर मानना। साथ ही साथ कि एरिस्टोटल एलिटिस्ट हैं, ये एक्सक्लूजनरी हैं, इस तरीके की चीज़ें जो हैं एरिस्टोटल के बारे में कही जाती हैं। तो जब अगर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन आता है थ्योरी ऑफ स्लेवरी पे, तो वहाँ पर आप ये चीज़ों को कोट करके इनको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, क्योंकि बिना क्रिटिसिज्म के पॉलिटिकल साइंस का आंसर आपका कंप्लीट नहीं होगा। इसके अलावा और क्या इन्फ्लुएंस था एरिस्टोटल पे? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी था, लाइक आई सेड, क्योंकि ये ट्यूटर रहे हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट के। बिकॉज ऑफ दैट रीजन एरिस्टोटल वॉज एबल टू स्टडी एंड ऑब्जर्व 158 कॉन्स्टिट्यूशंस, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल अचीवमेंट्स इन पॉलिटिकल थॉट। तो इन्होंने मोनार्कीज को एग्जामिन किया है, एरिस्टोक्रेसीज, डेमोक्रेसीज को एग्जामिन किया है, और इन सब को कंपेयर और एग्जामिन करने के बाद ही ये अपने कंक्लूजन पे पहुंचे, और यही कारण है कि इनको फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। इसके अलावा अगर आप देखो तो प्लेटो का भी इन्फ्लुएंस पड़ा है। वैसे तो एरिस्टोटल ने बहुत क्रिटिसाइज किया प्लेटो को, लेकिन आपको फिर भी बहुत सारे जो एरिस्टोटल के थॉट्स होंगे उसमें प्लेटोनिक आइडियाज़ देखने को मिलेंगे। जैसे कि जब हम एरिस्टोटल के स्टेट का जो आइडिया पढ़ते हैं, उसमें जब ये कहते हैं स्टेट इज़ अ मॉरल इंस्टीट्यूशन, तो ये आइडिया जो है ये प्लेटो से ही इन्फ्लुएंस्ड है। जब एरिस्टोटल बात करते हैं कि एजुकेशन की बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, तो वो भी प्लेटो से ही आ रहा है। सिमिलरली एरिस्टोटल भी क्या करते हैं, पॉलिटिक्स और एथिक्स को कंबाइन करते हैं, लिंक करते हैं। तो ये सेपरेट नहीं किया, प्लेटो ने भी यही किया था, पॉलिटिक्स एथिक्स साथ में रहेगा। और जैसे प्लेटो कहते हैं कि हमको वर्चुअस नॉलेजेबल रूलर्स की ज़रूरत है, वहीं कहीं ना कहीं एरिस्टोटल भी यही कहते हैं कि जो भी एजुकेटेड लोग होते हैं वही आप कह सकते हैं उनके पास कॉमन सेंस होती है, वर्ल्डली वाइज होते हैं, विजडम होता है, एंड दैट्स वाई उनको रूलर बनना चाहिए। तो ये सिमिलैरिटीज़ जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट एरिस्टोटल, जस्ट रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। अभी तो बहुत ही बेसिक लेवल पे आपको इंट्रोड्यूस किया है एरिस्टोटल के बारे में, ठीक है, कि इनके फादर जो थे ये बेसिकली रॉयल फिजिशियन थे, और यही कारण है उस समय पे क्योंकि बहुत सारा फैक्शनलिज्म हो रहा था, मोनार्कीज थी, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि इनके अंदर जो है मोनार्कीज और इन सब को लेकर के बहुत ही ज़्यादा डाउट और स्केप्टिसिज्म आ गया था। और यही कारण है कि आइडियलिज्म को फॉलो करने की बजाय ये जो पॉलिटिकल एक्चुअलिटीज़ हैं, जो प्रैक्टिकलिटीज़ हैं, उन पे फोकस कर रहे थे। और क्योंकि ही वॉज अ ट्यूटर टू अलेक्जेंडर, तो उनके कोर्ट में ऑब्जर्व करते थे क्या सब हो रहा है, तो वो उसके बेसिस पे इन्होंने सब कुछ अपना क्लासिफाई किया, कंपेयर किया, एनालाइज किया, राइट। और ग्रीक सिविलाइजेशन के कल्चर से जो भी इनके इन्फ्लुएंस आ रहे हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। एट द सेम टाइम मैंने ये भी आपको बताया कि 20 साल तक प्लेटो की एकेडमी में रहे, एंड फिर फाइनली इन्होंने अपना खुद का लीसियम जो है स्कूल खोल दिया था। एंड ही हैड अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ, एंड दैट इज़
one of the reason why he was in a defense of traditional family unit. अब ये क्या है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, और यही कारण है कि इन्होंने जो प्लेटो का जो कम्युनिज्म ऑफ वाइफ का आइडिया था ना, जो प्लेटो का कम्युनिज्म का आइडिया था, उसको रिजेक्ट किया था। आपको याद होगा कि जब हमने प्लेटो का कम्युनिज्म पढ़ा था तो वहाँ पर हमने एरिस्टोटल का क्रिटिसिज्म पढ़ा था, जो प्लेटो को बेसिकली क्रिटिसाइज करते हैं। दैट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज हैप्पी मैरिड लाइफ। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें तो जस्ट रिमेंबर जो आपको टाइम स्केल यहाँ पर बताया गया है कि कैसे ये व्हेन ही वाज 18 ही जॉइंड द प्लेटोज अकेडमी, एंड इवेंचुअली जब तक प्लेटो की डेथ नहीं हुई 347 BC तक ही स्टेड देयर, और आगे जाकर के ही फ्रीली क्रिटिसाइज्ड हिज मास्टर दैट इज प्लेटो, एंड आगे जाकर के आप देखेंगे कि अपना खुद का स्कूल इन्होंने खोला। राइट तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिमिलर हैं प्लेटो एंड एरिस्टोटल के बीच में, बट एट द सेम टाइम कुछ डिफरेंसेस भी हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस बिटवीन प्लेटो एंड एरिस्टोटल। जैसे कि अगर सिमिलैरिटीज़ की हम बात करें तो सिविक एजुकेशन की हम बात करते हैं तो वहाँ आपको शेयर्ड आपको दिखेगा कि दोनों सेम चीज़ में मानते थे। लेकिन आगे जाकर के मैंने आपको बताया था कि पहले तो प्लेटो जो है रूल ऑफ अ फिलोसोफर किंग प्रपोज करते थे, इवेंचुअली रूल ऑफ लॉ आगे जो है मान लिया गया। तो रूल ऑफ लॉ जो है ये तो बेसिकली एरिस्टोटल फॉलो करते थे। ठीक है, एंड उसका कारण क्या है, क्योंकि आपको सोसाइटी में अगर आप एकदम अनरिस्ट्रेन्ड फ्रीडम प्रोवाइड करोगे तो वो नुकसान ही देगा एक तरीके से। तो अनलिमिटेड फ्रीडम भी नहीं होना चाहिए। लॉ बेसिकली रूलर के ऊपर भी अप्लाई होना चाहिए, राइट, ताकि रूलर को भी चेक एंड बैलेंस के अंदर रखा जा सके। सिमिलरली स्टेट का मॉरल पर्पस है, ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए स्टेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टेट अगर अच्छा होगा तो इंडिविजुअल भी बहुत ज़्यादा आगे जा कर के डेवलप होगा। सो ऑल दोज थिंग्स एट द सेम टाइम ये भी कहते थे कि मैन इज़ बाय नेचर सोशल एंड मैन कैन नॉट लिव एन अनएसोसिएटेड लाइफ। तो इंडिविजुअल नहीं रह सकता है, मैन अकेला नहीं रह सकता है, एक सोशल बीइंग है, एक सोशल यूनिट का ही पार्ट है। तो ये सारी इनकी एक सिमिलैरिटीज़ जो हैं आप बोल सकते हैं, राइट। अब डिफरेंसेस में क्या है, तो उसमें आप कोट कर सकते हैं W.A. डनिंग को कि कैसे ये अपने मास्टर प्लेटो से डिफरेंट थे, मच मोर इन द फॉर्म एंड द मेथड। इनका जो मेथड था बेसिकली साइंटिफिक मेथड था, उस चीज़ में ये बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट थे। तो कभी भी अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो किसी स्कॉलर को कोट करके ही ये बात बोलिएगा कि देखिए सिमिलैरिटीज़ तो है लेकिन एट द सेम टाइम जो है डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। और यही कारण है, लाइक आई सेड, कि प्लेटो का आइडियलिज्म की जब हम बात करते हैं तो फॉर्म is separate from the matter. So imagine this as an idea and this is a materialistic thing which you can touch. तो प्लेटो इन दोनों को सेपरेट रखते थे और प्लेटो के लिए आइडिया ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, मैटर यानी मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ये ध्यान नहीं देते थे। लेकिन एरिस्टोटल का ये कहना था कि देखिए जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज़ है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट इज़ एक्चुअली पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड ओनली। सो इमेजिन, आप इसको इमेजिन कीजिए कि दिस इज़ एन एग, ठीक है। अभी तो आपको ये सिर्फ शेल के अंदर दिख रहा है, बट दिस इज एन एक्चुअली लाइफ फॉर्म which is going to eventually form in the upcoming days or in the upcoming weeks. So ultimately that form or that idea is inside the matter only. So we cannot reject
द नॉलेज विच इज गेन थ्रू आवर सेंसरी ऑर्गन्स। तो जब आइडिया पे जब प्लेटो इतना फोकस करते थे तो ये कहते थे कि सिर्फ आप आइडिया पे फोकस नहीं कर सकते, आपके आसपास जो होने वाली चीज़ें हैं उनको भी ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। हमारे जो सेंसेस हैं, हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उनसे जो हमें नॉलेज मिलेगी वो आइडियाज़ के साथ में हमें जो है एमिनेंट रखनी है, साथ में लेकर के चलनी है। और इसका कारण ये है क्योंकि ये बायोलॉजिकल उस साइंटिफिक स्टडी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो आप देखेंगे कि एरिस्टोटल के लिए जो बायोलॉजी थी बेसिकली, तो स्पीसीज जो है इज़ द एक्चुअलिटी जो कि लिविंग थिंग्स को एक्चुअली में गाइड कर रही है। जैसे एक फर्टिलाइज एग होता है दैट प्रोड्यूसेस ओनली द स्पेसिफिक फॉर्म विच इज़ इमिनेंट विद इन इट, राइट। तो ऐसा नहीं है कि एक आपको चिकन एग में जो है you'll get a snake baby in that, no. So ultimately that's a very specific thing. So this is something that you have to consider while observing things around you, ये इनका कहना था। और यही कारण है कि प्लेटो का जो एब्स्ट्रैक्ट यूटोपिया था ये इन्होंने बिल्कुल अबैंडन किया एंड अल्टीमेटली प्रैक्टिकली जो बातें थी जो फिजिकल वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करती हैं, ऑब्जर्वेशन बेस्ड होती हैं, उस पर इन्होंने फोकस किया। ठीक है, तो आपको याद होगा प्लेटो की मेथडोलॉजी क्या थी। प्लेटो की मेथडोलॉजी थी डिडक्टिव। तो प्लेटो क्या करते थे कि प्री कंसीव अपना जो कंक्लूजन्स होते थे वो दिया करते थे और उसके बेसिस पे अपने रीजनिंग लगा करके उसको बेसिकली प्रूव करने की कोशिश करते थे कि दिस इज द राइट थिंग, राइट। लेकिन एरिस्टोटल की जो अप्रोच है वो इंडक्टिव है, मतलब कि आपको हर एक चीज़ को पहले, जैसे एक्सपेरिमेंट में होता है ना, आप पहले हर एक चीज़ को स्टडी करते हो, ऑब्जर्व करते हो और ऑब्जर्वेशन के बाद आप कोई कंक्लूजन देते हो। सो दैट इज़ मोर एनालिटिकल। तो डिडक्टिव आपका फिलोसफिकल होता है, लेकिन इंडक्टिव अप्रोच जो होती है दैट इज़ मोर ऑफ एनालिटिकल। ठीक है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट आपको ये क्वेश्चन आए कि एरिस्टोटल और प्लेटो के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, नॉट एग्जैक्टली डायरेक्टली बट एक स्टेटमेंट की फॉर्म में आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर डिस्कस करनी होंगी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो याद रखिएगा कि व्हेन इट कम्स टू डिडक्टिव में बेसिकली आप पहले एक जनरल अपना नोशन बना लेते हो, दिस इज़ द राइट थिंग। उसको प्रूव करने के लिए आप अपने पर्टिकुलर जो है वो आर्ग्यूमेंट्स फॉर्म करने लग जाते हो, आप ऐसा मान सकते हो। तो यानी कि प्लेटो के केस में क्या किया था प्लेटो ने जस्टिस के आइडिया को पहले इमेजिन किया और उसके बेसिस पे उन्होंने एक स्टेट जो है वो डिज़ाइन किया था। तो प्लेटो के लिए पहले जस्टिस आया और बाद में एक स्टेट उसी फॉर्मूला के ऊपर डिज़ाइन किया गया। लेकिन एरिस्टोटल में ऐसा नहीं है, एरिस्टोटल में बिल्कुल उल्टा है। एरिस्टोटल क्या करते हैं कि हर एक चीज़ को पहले स्टडी करते हैं, हर एक पर्टिकुलर चीज़ को, एंड अकॉर्डिंगली आप जब जो भी एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशंस हैं उनको स्टडी किया गया और वहाँ से फिर जो प्रिंसिपल थे वो डिराइव किए गए और उन प्रिंसिपल्स के बेसिस पे जो जनरल अंडरस्टैंडिंग थी, जो भी कंक्लूजन था वो दिया गया। तो यानी कि पहले आप ऑब्जर्व करोगे, फिर आप उन चीज़ों को क्लासिफाई करते हो एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्लासिफाई करने के बाद आप उनको कंपेयर करोगे, कंपैरिजन के बाद आप कहीं जा कर के कंक्लूजन दोगे। तो ये मेथड किसका था? ये था एरिस्टोटल का, और इसीलिए एरिस्टोटल की मेथडोलॉजी को हम कहते हैं कि ये बहुत ही इंडक्टिव मेथडोलॉजी है। अब इसीलिए अगर आप देखें तो वी हैव बार्कर, इनको कोट कर लेते हैं यहाँ पर। बार्कर कहते हैं कि एरिस्टोटल का जो काम है वो आपको बहुत ही साइंटिफिक दिखेगा। सो ये इनकी बार्कर की ऑब्जर्वेशन है कि एरिस्टोटल का काम साइंटिफिक है, बहुत ही सिस्टमैटिक है और एनालिटिकल है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक और चीज़ है जो यहाँ पर ध्यान देने वाली है, विच इज़ टेलियोलॉजी।
अब थोड़ा सा टेलियोलॉजी के बारे में समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, टेलियोलॉजी बेसिकली एक बहुत ही ऐसा वर्ड है, बेसिकली ग्रीक वर्ड है ये, और टेलियोस का मतलब होता है द एंड, और या आप कह सकते हो इसका पर्पस क्या है, पर्पस। ठीक है, सो व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट इट, हम इस बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि व्हेन इट कम्स टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल कहते थे, ये मानते थे कि हर एक चीज़ जो नेचर में एग्जिस्ट करती है उसका एक पर्पस है उसके पीछे, देयर इज एन एंड टू इट, दैट इज द रीजन व्हाई इट हैज़ बीन मेड। एग्जाम्पल के तौर पे व्हेन इट कम्स टू द सीड्स, अगर हम बीज की बात करें तो उसका पर्पस क्या है, टू बिकम अ ट्री, राइट। अब एक छोटा बच्चा है, पैदा होता है, तो उसका बेसिकली पर्पस क्या है, उसका एम होता है टू बिकम एन एडल्ट, राइट। सिमिलरली ह्यूमन बींग्स का भी पर्पस है, ह्यूमन बींग्स का पर्पस क्या है, टू एम टू अचीव एक्सेलेंस इन लाइफ, आप अपना बेस्ट वर्जन बन सको, और जो भी इस दुनिया में पॉसिबल हो, हर कोई क्या करता है, अपनी एक छाप छोड़ना चाहता है बिफोर दे डाई, सो दैट इज नथिंग बट एक्सेलेंस। तो यानी कि व्हेन इट कम्स टू एरिस्टोटल, ये टेलियोलॉजी पे बिलीव करते थे, पर्पस पे बिलीव करते थे, तो ये कहते थे कि हर चीज़ का एक पर्पस होता है। सिमिलरली जैसे टेलियोलॉजी आपकी एक किस्मत या डेस्टिनी या पर्पस कह लो, वैसा है सिमिलरली स्टेट भी, क्योंकि एक ऑर्गेनिक स्टेट है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह है, तो स्टेट की भी एक नेचुरल डेस्टिनेशन है, स्टेट का भी एक नेचुरल पर्पस है। जैसे ह्यूमन बींग्स होते हैं वो नेचुरली दे मूव टुवर्ड्स द पॉलिटिकल एसोसिएशन, जैसे अभी आगे हम जब इनकी थ्योरी ऑफ स्टेट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्सप्लेन करते हैं कि जब सबसे पहले जो है ह्यूमन बींग आया, क्योंकि ह्यूमन बींग अकेला तो रह नहीं सकता, राइट। अब जैसे बीमार पड़ेगा तो यू विल नीड पीपल टू टेक केयर ऑफ यू, तो ऐसे में इन्होंने बनाई सबसे पहले फैमिली, क्योंकि मैन एक सोशल बीइंग है, तो सबसे पहले बना, पर्पस ये हुआ कि भाई अकेले रह के क्या होगा, तो फैमिली बनी, पहले ये यूनिट बनी। फिर जब फैमिली बन गई देन इवेंचुअली आगे जा कर के फैमिली की भी कुछ नीड्स होंगी जो आपस में मीट नहीं हो रही होंगी, राइट। तो उसके लिए फिर दूसरी फैमिलीज भी आकर के, जैसे सिक्योरिटी पर्पसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक फैमिली नहीं, मल्टीपल फैमिलीज एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में रह रही हैं, तो उसको हमने फिर आगे जा कर के विलेज एक यूनिट में बना दिया, ठीक है। फिर आगे जाकर के नीड पड़ी कि भाई लॉ एंड ऑर्डर भी होना चाहिए, तो इवेंचुअली आगे जाकर के बना स्टेट। तो इनका ये कहना था कि ये जो डेवलपमेंट हुआ है ना, कि पहले ह्यूमन बीइंग आया, फिर फैमिली का स्ट्रक्चर बना, फिर विलेजेस बनी, फिर स्टेट बना, इस तरीके से गवर्नमेंट बना, ये सारी एक नेचुरल डेवलपमेंट है, ये सारी एक पर्पसफुल डेवलपमेंट है, ठीक है। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो एरिस्टोटल की थ्योरी ऑफ स्टेट है, दैट इज नॉट जस्ट ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट, इट इज अ टेलियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ स्टेट एज वेल, कि स्टेट की क्या डेस्टिनी है। तो क्या टेलियोलॉजिकल ऑर्डर है, सिंपल सी बात है, पहले एक इंडिविजुअल, जैसे इस पौधे को इमेजिन कीजिए आप कि एक इंडिविजुअल है, ठीक है, ये रूट है फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द फंडामेंटल बायोलॉजिकल यूनिट, so imagine this is just an a baby। फिर इवेंचुअली जब ये थोड़ा ग्रो होता है तो ये जो स्टेम है, दिस फील्स लाइक अ फैमिली, क्योंकि आप अपनी जो डेली मटेरियल नीड्स होती हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए यू नीड अ फैमिली, राइट। लेकिन कुछ नीड्स आपकी वहाँ से पूरी होंगी, स्टिल अभी भी कुछ ऐसी नीड्स हैं जो पूरी नहीं होंगी आपकी। देन इवेंचुअली जब इस पेड़ की जो आगे ब्रांचेस बनती हैं, ये बन गया आपका विलेज, जहाँ पर अलग अलग फैमिलीज, ये जो ब्रांचेस हैं, दिस फील्स लाइक अदर फैमिलीज एज वेल, राइट। तो सर्वाइवल के लिए कोऑपरेशन हो रहा है यहाँ पर, एंड इवेंचुअली जब हम आते हैं कि ये फूल जैसे खिल रहा है, दिस इज द फाइनल स्टेज ऑफ द ट्री। सो इमेजिन दिस एज अ सिटी स्टेट, कि अब ब्लूम हो रहा है ये, यानी कि एरिस्टोटल का ये कहना था, जस्ट लाइक बायोलॉजी, दिस
इज अ नेचुरल एंड पॉइंट ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन। तो इंसान जो आया था उसका जो एंड पर्पस था दैट वाज बेसिकली टू क्रिएट स्टेट। तो एक नेचुरल बायोलॉजिकल ग्रोथ है ये कोई मैन्युफैक्चर्ड आर्टिफैक्ट नहीं है, यानी कि स्टेट जो है वो किसी ने बनाया नहीं है, स्टेट इज नेचुरल। मतलब कि आप ऐसा कह सकते हो कि द मोमेंट द ह्यूमन वाज बॉर्न, तो क्योंकि उस ह्यूमन की सारी नीड्स तो कंप्लीट नहीं हो सकती बिना स्टेट के, तो इवेंचुअली धीरे धीरे करके जब अलग अलग यूनिट्स बनी, फैमिली बनी, विलेज बनी, तो आगे जाकर के जब स्टेट बनेगा तो वो बेसिकली ह्यूमन की सारी नीड को ही फुलफिल कर देगा। तो यानी कि एक स्टेट होना बहुत ज़रूरी है अगर एक ह्यूमन बीइंग की सारी नीड्स को फुलफिल करना है। आप इसको ऐसे समझिए। तो ये इसका की टेक अवे क्या है कि वैसे तो आपको लगेगा कि पहले एक ह्यूमन बीइंग आया और इवेंचुअली बाद में स्टेट आया, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग अगर आएगा तो उसी के साथ, क्योंकि उसकी सारी नीड्स अगर फुलफिल करनी है तो एक स्टेट की नीड अपने आप अराइज होगी उसी समय पे। सो दिस इज द नेचुरल प्रोग्रेशन। ठीक है, और यही कारण है कि इनका ये कहना था दैट द स्टेट इज द नेचुरल डेस्टिनेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। पूरी सोसाइटी के लिए स्टेट जो है वो ज़्यादा सुपीरियर है कंपेयर टू द इंडिविजुअल, इवन दो द इंडिविजुअल हैज़ कम फर्स्ट। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो ये आपको याद होगा, द स्टेट इज प्रायर टू द इंडिविजुअल, प्लेटो भी ऐसा कहते थे। तो वही सिमिलर सा आपको आइडिया जो है वो एरिस्टोटल के थिंकिंग में भी दिखेगा। ठीक है, और यही कारण है कि आप देखेंगे कि कोई क्रोनोलॉजिकल प्रायोरिटी नहीं है इनका। बस ये कहना है कि एक इंडिविजुअल अपनी कंप्लीटनेस तभी अचीव कर पाएगा जब वो सोसाइटी यानी कि स्टेट के अंडर रहेगा। और यही कारण है। अच्छा, एक और चीज़ मैंने आपको जो पहले बताई थी, आई होप आपको याद होगी कि व्हेन इट कम्स टू आइडियलिस्ट, इनके लिए स्टेट एंड सोसाइटी सेम ही चीज़ है। अब आज हम मॉडर्न समाज में रहते हैं तो सोसाइटी और स्टेट, गवर्नमेंट अलग है अथॉरिटी के साथ में और सोसाइटी अलग है हमारे लिए, लेकिन उस समय पे जो थिंकर्स थे, फॉर देम सोसाइटी एंड स्टेट वाज अ सेम थिंग ओनली। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड हियर, उसी के बेसिस पे आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कैसे एरिस्टोटल कहते हैं ह्यूमन नेचर को लेकर के कि मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल। कि वैसे तो मैन आया है लेकिन बिना पॉलिटिकल एंटिटी के, बिना स्टेट या सोसाइटी के वो कंप्लीटनेस अपनी अचीव नहीं कर पाएगा। और ये स्टेटमेंट जो है, दिस इज among the most quoted statements in political theory कि ह्यूमंस जो हैं वो नेचुरली एसोसिएशन सीख करते हैं और कोई भी ह्यूमन एक कंप्लीट लाइफ अचीव नहीं कर सकता है आइसोलेशन में। क्योंकि एक ऐसा इंसान जो सोसाइटी के बाहर रहता है, जो सोसाइटी के अंदर नहीं रहता है, आप ऐसे कह सकते हैं कि उसको ये कहते हैं कि या तो वो भगवान हो सकता है या वो शैतान हो सकता है, वो ह्यूमन बीइंग तो नहीं हो सकता एरिस्टोटल के अकॉर्डिंगली। क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उनके पास में रीज़न है, स्पीच है, राइट। एनिमल्स के पास में ये चीज़ें नहीं हैं। ह्यूमंस जो हैं इसीलिए डिस्कस कर सकते हैं जस्टिस के कॉन्सेप्ट को, मोरालिटी को, राइट्स को, कॉमन गुड को। इसीलिए तो ह्यूमंस के लिए पॉलिटिकल लाइफ पॉसिबल है, एनिमल्स के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और इसीलिए जब हम इनका स्टेट का कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि स्टेट जो है दैट ओरिजिनेटेड फॉर लाइफ ओनली। ठीक है, स्टेट जो है वो मटेरियल नीड्स के लिए भी आया है, लेकिन बेशक से मैन की सारी नीड्स को कंप्लीट करने के लिए आया, लेकिन इनका ये कहना है कि आज भी स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है। दैट मीन्स स्टेट इज नेसेसरी फॉर अ गुड लाइफ। बिना स्टेट के एक अच्छी जिंदगी नहीं जी जा सकती, यू नो। और इसीलिए ये कहते हैं कि स्टेट जो है वो बेसिकली उसकी एक मॉरल एंड एथिकल डेवलपमेंट है। And that is one of the reason in the upcoming lectures we will be talking about this famous statement where he says that state comes into existence for the sake of life. Life के लिए आया state, but it is continuing for the sake of good life. And this is one of the most important questions for UPSC. Then
Then another thing that we are going to study in the upcoming lectures is the idea of golden mean for एरिस्टोटल, क्योंकि एरिस्टोटल का जो सेंट्रल एथिकल प्रिंसिपल है उसमें ये कहते हैं कि वर्च्यू जो होता है, जिसको हम आप एक्सेलेंस भी कह सकते हो, उसके दो एक्सट्रीम्स होते हैं बेसिकली, ठीक है। एक होता है या तो आपके पास में बहुत ही एक्सेस में कोई चीज़ होगी, या फिर आपके पास में एकदम डेफिशिएंसी होगी, वो चीज़ होगी ही नहीं, राइट। तो इनका इसीलिए ये कहना है कि ऐसे में जो मॉडरेट चीज़ होती है, विच इज़ द गोल्डन मीन, वो बेस्ट प्रैक्टिसेबल है, ठीक है। सो इमेजिन कीजिए कि जिनके डेफिशिएंसी है, फॉर एग्जांपल द पुअर पीपल, इनके पास इतनी वेल्थ नहीं है, राइट। एंड ऐसे केस में क्या होता है कि वेल्थ नहीं होगी तो एजुकेशन नहीं होगी, अल्टीमेटली फिर ये जो मासेस होते हैं, जैसे डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग अगर पढ़े लिखे नहीं होते हैं तो कोई भी ऐसा अगर लीडर आता है जो उनको ऐसे होप्स दिखाता है कि दिस इज़ व्हाट वी विल डू फॉर यू, लेकिन अल्टीमेटली आगे जाकर के जो है दिस रिजल्ट्स इनटू, आप ऐसा कह सकते हो कि एम्बिशंस जो भी होते हैं इन लोगों के वो फुलफिल नहीं होते हैं, तो दिस रिजल्ट्स इनटू एनार्की, राइट। सिमिलरली अगर किसी के पास में बहुत एक्सेस में कोई चीज़ होती है, राइट, एक्सट्रीम विजडम की तो वैसे भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो वर्ल्डली सेंस की बात करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि जिस पुअर होता है ना, फिर वो जिसके पास एक्सेस में होता है वो उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर पाता है, राइट। अब जिनके पास एक्सेस में होगा वो यहाँ पर नहीं और ट्रस्ट कर पाएंगे, इसीलिए जो मिडिल क्लास होती है, जो मिडिल पाथ है, जो मॉडरेशन का पाथ है, वही बेस्ट पाथ है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और डिटेल में जब हम ये पर्टिकुलर थ्योरी पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आपको डिटेल में ज़्यादा अच्छे से मैं समझाऊंगी। अभी के लिए फ़िलहाल ये जो ग्राफ है इसको आप याद कर लीजिए कि अपनी थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ प्लेटो परफेक्शन के ऊपर फोकस करते थे, एरिस्टोटल मॉडरेशन के ऊपर फोकस करते हैं, यानी बेस्ट प्रैक्टिसेबल पे। उसका कारण ये है कि जो मिडिल क्लास मिडिल पाथ पे होगी, इनके पास प्रॉपर्टी भी होगी, इनके पास कॉमन सेंस और विजडम भी होगा, तो ऐसे में ना तो यहाँ से कोई इनको कोई डेंजर फील होगा, ठीक है, यहाँ से भी ट्रस्ट आएगा और इधर से भी ट्रस्ट आएगा, लेकिन ये आपस में ट्रस्ट नहीं कर सकते। पुअर और रिच के बीच में ट्रस्ट नहीं हो सकता, लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो मॉडरेशन में आता है, ये इनको भी ट्रस्ट कर सकते हैं और ये भी इनको ट्रस्ट कर सकते हैं। अल्टीमेटली एक स्टेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना बहुत ज़रूरी है, ये भी इम्पॉर्टेंट था एरिस्टोटल के लिए, और इसीलिए ये कहते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वी कैन अचीव थ्रू मॉडरेशन ओनली, यानी ऐसा इंसान जिसके पास मॉडरेट वेल्थ हो, मॉडरेट पावर हो और मॉडरेट पॉलिसीज़ होनी चाहिए। तो ये है इनकी डॉक्ट्राइन ऑफ गोल्डन मीन। अभी से इंट्रोड्यूस किया है, आगे जाकर के इसको हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इनके जो थ्योरी ऑफ आइडियाज थे, एरिस्टोटल का क्रिटिसिज्म आपको याद ही होगा कि कैसे एरिस्टोटल ने प्लेटो के जो थ्योरी ऑफ आइडिया था उसको क्रिटिसाइज किया था कि प्लेटो कहते थे आइडिया सेपरेटली एग्जिस्ट करता है, एरिस्टोटल कहते थे कि नहीं, वो तो इमिनेंट है आइडिया और आप मैटर को अलग नहीं कर सकते हो। सो अल्टीमेटली फॉर्म्स आर प्रेजेंट इनसाइड द मैटर। तो ये क्रिटिसिज्म आपको एक तो याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर थिंग इज, जो भी प्लेटो का एरर है उसको लेकर के जो एरिस्टोटल का क्रिटिसिज्म है उस पर काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, तो याद रखिएगा। आपको याद होगा कि प्लेटो कहते थे ही ओवर एम्फेसाइज्ड ऑन द यूनिटी ऑफ द स्टेट, और यही कारण है कि इन्होंने फंक्शनल स्पेशलाइजेशन पे फोकस किया। इनका ये एकदम रिजिड पैटर्न ऑफ ट्रेनिंग था, क्योंकि प्लेटो डाइवर्सिटी को एलिमिनेट करना चाहते थे, लेकिन एरिस्टोटल का ऐसा नहीं है। एरिस्टोटल ये चीज़ मानते हैं कि स्टेट इज़ नॉट मेड अप ऑफ सिमिलर मैन, रादर स्टेट के प्लूरलिटी हो सकती है, डिसिमिलर पार्ट्स हो सकते हैं, राइट। और यही कारण है
कि इन्होंने इनकी जो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी थी प्लेटो की उसको भी क्रिटिसाइज किया, क्योंकि प्लेटो तो कलेक्टिव ओनरशिप की बात करते थे लेकिन एरिस्टोटल उसको अपोज करते थे। एरिस्टोटल का ये कहना था कि देखिए प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो वो ज़्यादा बेटर है। उसका कारण ये है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के चलते रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग लेंगे ज़्यादा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इससे चैरिटी भी कर सकते हो आप, एंड मोरालिटी भी इससे आगे जाकर के स्ट्रेंथन होगी। कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स के आइडिया को जो है एरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज किया। तो वो सारे क्रिटिसिज्म आपको यहाँ पर याद रखने हैं कि कैसे प्लेटो का क्या व्यू था प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर के, एरिस्टोटल ने उसको कैसे डिफेंड किया, एंड फैमिली को लेकर के क्या था। अगेन एरिस्टोटल का कहना था कि अगर फैमिली का कॉन्सेप्ट ही अबॉलिश कर दोगे तो ये तो बहुत ही अनसाइंटिफिक और इरेशनल बात है, राइट। ऐसे में अगर कम्युनिज्म ऑफ वाइफ होगी तो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं दे आर बाउंड टू बी नेग्लेक्टेड, और यही कारण है कि ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ इट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। जहाँ प्लेटो मैक्सिमम यूनिटी की बात करते हैं वहीं एरिस्टोटल कहते हैं कि अगर आप ज़्यादा यूनिटी पे फोकस करोगे तो वो डाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा, इसीलिए एक स्टेट में प्लुरलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो अल्टीमेटली एक चीज़ याद रखिए कि एरिस्टोटल को जब एट द एंड हम कहते हैं तो ये चीज़ कहते हैं कि एरिस्टोटल इज़ अ कंजर्वेटिव थिंकर। वाई अ कंजर्वेटिव थिंकर? उसका कारण ये है कि ये फैमिली को सपोर्ट करते हैं, और आगे जाकर के जब रूल ऑफ लॉ और वो सब भी आएगा यू विल सी इनके सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट में भी। एट द सेम टाइम प्रॉपर्टी, ठीक है, ये आप मान सकते हैं। अनदर थिंग इज व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिशन ही सपोर्ट्स दैट, एंड कंजर्वेटिव इस तरीके से भी एरिस्टोटल, क्योंकि ये एकदम रैडिकल चेंज की बात नहीं करते हैं प्लेटो के जैसे, रादर ये ग्रेजुअल चेंज की बात करते हैं कि धीरे धीरे करके चेंज आएगा। जैसे कि पॉलिटी है विच इज़ द गोल्डन मीन, राइट। सो दैट इज़ अवॉइडिंग टू एक्सट्रीम, एक्सेस और डेफिशिएंसी को अवॉइड करके एक मिडल ग्राउंड पे, मॉडरेशन पे जो है ये फॉलो कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली दैट इज नथिंग बट अ ग्रेजुअल चेंज ओनली, राइट। तो जहां हम प्लेटो को कहेंगे कि प्लेटो बड़े ही रेवोल्यूशनरी हैं, एरिस्टोटल को इसीलिए हम कंजर्वेटिव थिंकर कहते हैं बिकॉज ही अपोज्ड द रेडिकल रिफॉर्म्स। लेकिन बावजूद उसके आपको ये चीज़ याद रखनी है कि एरिस्टोटल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ही ट्रांसफॉर्म द पॉलिटिकल थॉट फ्रॉम स्पेकुलेशन इनटू साइंस। तो इतना सब कुछ एम्पेरिकल मेथड उन्होंने फॉलो किया, मिडिल क्लास पॉलिटिक्स को फॉलो किया, अल्टीमेटली वो सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। लेकिन एरिस्टोटल की जो आइडिया है उसमें भी लिमिटेशंस हैं। सबसे बड़ी लिमिटेशन आती है कि वो कैसे स्लेवरी को जस्टिफाई करते हैं। दूसरी लिमिटेशन आती है कि लिमिटेड सिटीजनशिप की बात करते हैं, यानी कि जो विमेन है, लेबर्स हैं, जो पुअर क्लास है, जो स्लेव्स हैं, उनको तो सिटीजनशिप दी ही नहीं इन्होंने। मॉडर्न डेमोक्रेसी में तो सबके लिए है, डजंट मैटर कि आप कौन से जेंडर और कौन से क्लास में हो, राइट। दूसरा लिमिटेशन एक और है कि ग्रीक सुप्रीमेसी में बिलीव करते थे, तो एथनोसेंट्रिक एटीट्यूड है, और इनके जितनी भी रेलेवेंट आइडियाज़ है ना एरिस्टोटल की, वो बेसिकली सिटी स्टेट के कॉन्सेप्ट पे लागू होता है, आजकल के मॉडर्न नेशन स्टेट्स पे लागू नहीं होता है। इसीलिए वी हैव थिंकर्स जो एरिस्टोटल पे कमेंट्री करते हैं, जैसे कि डनिंग हो गए, जो ये कहते हैं कि एरिस्टोटल और प्लेटो के बीच में बहुत ही डिफरेंस है। मेथड अगर आप इनका देखोगे तो मेथड मेथड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिफरेंस है, क्योंकि ये डिडक्टिव मेथड फॉलो करते हैं, ये अपना एम्पेरिकल इंडक्टिव मेथड फॉलो करते हैं, लेकिन मेन सब्सटेंस देखोगे तो वहाँ सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी। सिमिलरली वी हैव अनदर थिंकर बार्कर हैं, जो इनके बारे में कहते हैं कि देखिए एरिस्टोटल बहुत ही साइंटिफिक हैं, बहुत ही सिस्टमैटिक हैं, बहुत ही एनालिटिकल हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव फॉस्टर ऑल्सो, ये भी एक थिंकर हैं जो कहते हैं एरिस्टोटल के बारे में कि एरिस्टोटल इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल प्लेटोनिस्ट्स। देन वी हैव प्रोफेसर मैक्सी, जो ये कहते हैं एरिस्टोटल इज द फर्स्ट पॉलिटिकल साइंटिस्ट।
So this is just the introduction of what we are going to study in the topic of Aristotle. थोड़ा सा इनकी लाइफ टाइम के बारे में भी हमने यहाँ पर बात की. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इनकी जो भी थ्योरीज हैं अबाउट दोस. So these theories are going to be again extremely important. Watch out for the more sessions which I am going to be putting in the next few days. एंड धीरे धीरे करके बाकी सारे हम अपने टॉपिक्स जो हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के अपडेट करेंगे. एट द सेम टाइम बाय द एंड ऑफ दिस वीक आपका एक पेपर 1 सेक्शन बी का जो टॉपिक है उसकी रिकॉर्डेड वीडियो मिसिंग है. सो आई विल ट्राई टू अपलोड दैट एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की जो वीडियोस हैं थोड़ी सी कम आएंगी कंपैरेटिवली. लेकिन उसका कारण ये है कि एक बार अगर ये वाला लेक्चर अपलोड हो गया तो बाकी के जो लेक्चर्स रिकॉर्डेड ऑलरेडी मेरे पास पड़े हैं मैं वो एक एक करके अपलोड कर दूंगी. सो एटलीस्ट अगर आपको पेपर 1 सेक्शन बी इंडिपेंडेंटली अपना कंप्लीट करना है आप वो चीज़ कर पाएंगे. ऑलराइट, सो दिस इज इट for this video guys. Thank you very much. Please like, share and subscribe. Please comment in the bottom आपको और क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं. If you have any kind of questions just let me know. I'm gonna answer to all of that. Okay, bye bye, take care.